नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसका सही अनुमान बड़े बड़े नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन नतीजों ने ये साफ कर दिया कि बीजेपी का सालों पुराना सपना बंगाल में सच साबित हो गया। आखिरकार इसके पीछे बीजेपी की कितनी बड़ी रणनीति, कितने बड़े सपने और क्या कुछ दांव पर था, इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया जी। पवैया जी, बहुत स्वागत है आपका द प्रेस हिंदी में। बहुत प्रणाम। जयभान सिंह जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नतीजे सामने आए हैं, इन नतीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और क्या आज भी आपने भी वो झाल मुड़ी है वो खाने के साथ में खाई कि नहीं खाई? देखिए, मैं भी देश का नागरिक हूँ और एक देशभक्त नागरिक के नाते बहुत आनंद का अतिरेक मेरे भीतर है। और ये बात सही है कि पूरे शहर में, मैं ग्वालियर में सुन रहा हूँ, झाल मुड़ी के स्टॉल लग गए इस समय। तो जैसे मोदी जी ने बाजरा, ज्वार और रागी को सम्मान दिया था ना, श्री अन्न कह के, वैसे मुझे लग रहा है कि देश में झाल मुड़ी की चाट की दुकानें अब बड़ा रोजगार देने वाली हैं। बंगाल में हुआ ही ऐसा है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि पूरा देश आनंदित है और केवल भारत की नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर्यवेक्षकों की निगाहें बंगाल के चुनाव पर टिकी थी। और बंगाल का नतीजा अपेक्षित लग तो रहा था, लेकिन जो कुछ आज आंकड़े मैं देख रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ करिश्मा है, चमत्कार है। प्रजातंत्र में किस तरह का मैंडेट देकर जनता भौचक्का कर देती है, इसका उदाहरण बना है बंगाल। जी जी शरद जी। जी जयभान सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बात तो ये कही जा रही कि अभी जो आपकी कैंपेनिंग है, इस बार अमित शाह ने खुद पूरी जो कमान है वो संभाली थी और लंबा जो कैंप है उन्होंने वहाँ पर किया। लेकिन आप लोगों से मतलब मेरा बीजेपी से है। बीजेपी का सपना तो बंगाल में कमल खिलाने का बहुत पुराना रहा है। देखिए, मैं ये जो बंगाल के परिणाम हैं उनको दलों से भी ऊपर जाकर जरा हम सोचेंगे तो हमें ये लगता है कि लोकतंत्र में पार्टी की विजय होती है, दलों की सरकार बनती है, लेकिन बंगाल में एक पार्टी को निमित्त बनाकर बंगाल की जनता ने राष्ट्रवाद को विजय प्रदान की है। एक विचारधारा की विजय है। देखिए, वो बंगाल की धरती जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती रही, रविन्द्रनाथ जी टैगोर की धरती रही, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती रही, और इससे भी बढ़कर स्वामी विवेकानंद जी की धरती रही। हम कल्पना करें कि आज़ादी के बाद कितने वर्षों तक उस पवित्र भूमि को, जिससे क्रांतिकारी पैदा हुए, जिससे कलम के सिपाही पैदा हुए, जिस बंगाल का बहुत बड़ा योगदान था इस देश को मुक्त करने में, उसे कभी वामपंथ के नाम पर, कभी तुष्टीकरण के नाम पर कैसा कलंकित किया गया। देश का ऐसा राज्य बन गया था जहां बहुसंख्यक समाज के लोग आज भी आज़ादी का अनुभव नहीं कर पा रहे थे, और आज के परिणामों के बाद लगता है कि वहां स्वतंत्रता की बयार पहली बार लोग देखने जा रहे हैं। पराकाष्ठा थी तुष्टीकरण की। तो कभी लाल सलाम हुआ, कभी तुष्टीकरण, कभी घुसपैठियाबाद। विदेश के घुसपैठियों के मतदाताओं के बल पर सरकार बनाने का घिनौना प्रयोग बंगाल के भीतर हो रहा था, और उसको जनता ने नकार दिया है। आप इस परिणाम का विश्लेषण तो करिए। ये जो लाल झंडा लेकर कुछ जगह जिंदा थे, बंगाल उनकी बड़ी उर्वरा भूमि हुआ करती थी, वो इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा के घुसपैठियों का समर्थन करके चुनाव जीतना चाहते थे, वो दहाई का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं। तो जनता को जिस भ्रम में रखा गया, कभी
एक इमोशनल इशू अमार बंगला बनाकर अमार माटी अमार मानुष कह के बंगाल के लोगों को गुमराह किया जाता रहा। लेकिन पूरा एक अभियान जो बंगाल के भीतर चला उसमें हम ये कहेंगे कि आंखों से भ्रम की पट्टी जब मतदाता की खुली तब उनकी समझ में आया कि हमको ये लोरियां सुनाकर बंगाल की जनता का शोषण किया जा रहा है और वास्तव में आज बंगाल देश की मुख्य धारा से जुड़ा है, जो धारा भारत की रक्षा करती है। दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण मैं कहूँगा कि जी। बंगाल और असम ये दोनों राज्यों के जो इलेक्शन थे ये दोनों ही सीमावर्ती राज्य हैं, बॉर्डर के स्टेट हैं, और ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से देश की सुरक्षा निर्भर करती है। अगर इस तरह के लोग राज करेंगे जो सीमा पार से आने वाले फर्जी मतदाताओं के बल पर अपनी पेटियां भरना चाहते हैं तो क्या होगा भारत की सुरक्षा का भविष्य। और इसलिए आसाम और बंगाल दोनों में ही केसरिया का फहराना ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत मंगल संदेश है, बहुत शुभ संकेत है। आज के चुनाव मैं विचारधारा की जीत के अलावा अगर हमें ये कहना हो कि ये करिश्मा के पीछे कौन है तो मैं बिना संकोच के कहूँगा, और मेरे थोड़े पथ्य हैं तो मैं पार्टियों की सीमाओं के कारण नहीं कह रहा हूँ। लेकिन देखिए इस देश में उस पद पर बहुत लोग बैठे, प्रधानमंत्री इस देश का सबसे बड़ा कार्यकारी पद होता है, लोगों ने कुर्सी को शोभित किया होगा, लेकिन दिलों पर राज करने वाले बिरले नेता पैदा होते हैं। और इसलिए ये मानना पड़ेगा आज राजनीतिक लेकिन विश्लेषकों को। जी जयमान सिंह जी, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि बंगाल को जीतना बीजेपी के लिए आपको क्या लगता है कितना मुश्किल था? क्योंकि ये कहा जाता है कि बंगाल का जो राजनीतिक समीकरण थे या बंगाल की जो राजनीति है वो दरअसल क्षेत्रवाद की राजनीति ज़्यादा बड़ी है। आपके पास उतने बड़े जो उस कद के नेता तैयार करने में जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर पाएँ एक लंबा वक्त लगा, क्योंकि वहाँ पर बंगाली अस्मिता एक बड़ा जो प्रश्न है वो रहता है वहाँ राजनीतिक जब चुनाव होते हैं या राजनीतिक जो गलियारे रहते हैं उनमें। तो ये जो चुनाव है रणनीतिक लिहाज से आप कितनी बड़ी जीत मानकर चल रहे हैं? देखिए, जहाँ जहाँ ऐसी ताकतों का राज बना रहा, आप जानते हैं कि किसी राज्य में उन्होंने क्षेत्रवाद को मुद्दा बनाया, किसी राज्य में उन्होंने जाति और जातियों के समूह के एक वर्ग को मुद्दा बनाकर रोटियां सेकी हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि जब हम क्षेत्रवाद की लड़ाई क्षेत्रवाद से लड़ना चाहते हैं तो ये काट नहीं होता है। लोगों के मन मानस में एजेंडा को इतना ऊपर ले जाइए। अगर हम राष्ट्रवाद की ओर लोगों के मन मानस को ले गए तो हम जीत पा जाते हैं। उत्तर प्रदेश एक जमाने में जातिवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रहा, वर्गवाद बहुत था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब योगी जी जैसे मुख्यमंत्री ने एजेंडा इतना ऊपर ले गए तो उस राष्ट्रवाद की आंधी में जातियों के तटबंध टूट गए और इसलिए बंगाल में राष्ट्रवाद की आंधी चला दी। यही इस विजय के पीछे, इस सफलता के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। लोगों के मन मानस को उस ऊंचाई तक ले जाना पड़ता है विचार करने के लिए। इसलिए जो इमोशनल इश्यूज थे जिसमें अमार माटी अमार मानुष, ये जो जुमले फेंक फेंक कर लोगों को भ्रमित किया गया, बंगाल के ही लोगों ने मुकाबला किया। लीडरशिप तो हमारे पास भी बंगाल की थी जो फ्रंट पर खड़ी हुई थी और इसलिए ये मुद्दा वहाँ काम नहीं कर पाया। सही है कि पिछले चुनाव में इस मुद्दे ने काम किया था और ममता जी ने बहुत सहानुभूति बटोरी थी, लेकिन बंगाल में ये मुद्दा नहीं बचा था और कुछ ऐसे अत्याचारों की इंतहा हुई थी कि प्रजातंत्र के नाम पर हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह की भी घटनाएं होती हैं। लोगों के अधिकार कैसे छीन कर रखे जाते हैं, कानून लगभग सस्पेंड हो जाता है। ऐसी कार्रवाइयाँ जिसमें संविधान का कोई मायना नहीं बचता है, गवर्नर का कोई मायना नहीं बचता है। तो इस बार आम आदमी वहाँ का राष्ट्रवाद के साथ जुड़ गया था।
ठीक। जी। पवेश जी, एक बात और ये भी है कि इस बार ये भी देखने में आया है, हालांकि बहुत सारे जो एग्जिट पोल आए या बहुत लोगों के अनुमान थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वहाँ कुछ लोगों को ये ज़रूर कहते हुए सुना गया था, कुछ ऐसे रिएक्शंस लोगों के आ रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्यों, हमारा राज्य क्यों ऐसा है। उनका मतलब था कि बंगाल में कि जय श्री राम नहीं बोल सकते। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की का जो माहौल था वो भी कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट करने में, आप बीजेपी के पक्ष में एकजुट करने में कामयाब रहे आप लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल। हम इसको दोनों तरह कहते, मैंने जो तुष्टीकरण शब्द बोला उसके पीछे का अर्थ यही है। वहाँ जय श्री राम कहना अपराध हो चुका था, बन गया था सत्ताधारी दल के लिए। ये कैसा प्रजातंत्र है? लोगों की समझ में आया, लोगों के भीतर हिम्मत बढ़ी इसका मुकाबला करने के लिए, और हिम्मत बढ़ाने में बिल्कुल एक राष्ट्रवादी दल की जो ताकत है, उसका जो कैंपेन है, उसके नेतृत्व के प्रति लोगों में भरोसा है, उसके कारण बंगाल के नतीजे दिखे हैं। और देश का इतना बड़ा जननायक जब जमीन पर उतर पड़े तो कुछ भी कठिन नहीं होता है। ये झालमुड़ी वाली जो बात आप कह रहे थे, ये हर कोई राजनेता के बूते की बात नहीं होती। जी। हालांकि इस बार एक बात और ये भी देखने में आई है कि आप लोगों को, यानी कि बीजेपी को आरोप भी बहुत झेलने पड़े। ये कहा गया कि जो चुनाव आयोग है या जो वहाँ पर्यवेक्षक गए हैं वो उनका जो गलत इस्तेमाल है वो किया गया। तो इस तरीके के जो आरोप हैं वो भी लग रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि ये आरोप सिर्फ इसलिए थे कि क्योंकि टीएमसी को अपनी हार दिख रही थी, या फिर आपको लगता है कि ये आरोप सिर्फ राजनीतिक तौर पर लगाए गए थे? देखिए, अब मैं थोड़ी सी लक्ष्मण रेखाओं में आपको बात कह पाऊँगा। मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये जो चुनाव व्यवस्था है, चुनावी प्रजातंत्र है भारत में, इसमें ये आम तौर पर देखा गया है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था जब निष्पक्षता पर आमादा होती है, उसको संदेह होता है कि चुनाव ठीक नहीं हो रहे हैं, वहाँ ऐसे छद्म लोग तिल मिलाने लगते हैं जो चुनाव आयोग की उदारता का या उसके भरोसे का दुरुपयोग करके चुनाव जीतते रहे। इस बार बाहर के फोर्सेज भी तैनात किए गए। अगर बंगाल के पुलिस फोर्स पर ये छोड़ दिया जाता तो मुझे नहीं लगता है कि सभी लोग वोट डाल पाते। लेकिन सेमी मिलिट्री फोर्स को चुनाव ने जो उसका डिप्लॉयमेंट करवाया, जिस तरह से न्यायपालिका की मदद भी ली गई मतदाता सूची बनाते समय, SIR के समय, ये बड़े नवाचार थे भारत के चुनावी प्रजातंत्र में। और इसलिए आरोप तो स्वाभाविक है। सत्ता जब हाथों में से कोई गंवाता है तो ये थोड़ी कहेगा कि मैं अपने कर्मों के कारण हारा हूँ। आखिरकार ठीकरा भारत में बड़ी आसानी से चुनाव आयोग पर फोड़ दिया जाता है। आप इतनी बार चुनाव जीतते रहे, तब मशीनों में गड़बड़ नहीं थी, तब चुनाव आयोग में गड़बड़ नहीं थी। लेकिन अब चुनाव आयोग अपनी भूमिका ठीक से निभाए, यानी सख्ती से पूरी करे, और मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाए, तो आप कहते हैं कि हमारी हार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में प्रजातंत्र बहुत परिपक्व हो गया है और जनता पर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता है। जी जी, जयवंत सिंह जी, अब एक आखिरी सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगा कि आप तो मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए नेता भी रहे हैं, तो क्या अब आपको लगता है कि अब बंगाल भी जय श्री राम बोलेगा? अब बेशक जय श्री राम भी बोलेगा, और महाकाली माई, काली माई की भी जय बोलेगा। बंगाल में आज आपने टेलीविज़न पर बहुत देखा होगा कि वहाँ लोग बहुत लंबा बोलने के बजाय आम नागरिक कह रहा था जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब भारत भक्तों की विजय हुई है, जय श्री राम का मतलब राष्ट्रवाद की विजय हुई है। मैं आपको बोल रहा था कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद बहुसंख्यक समाज ने आज़ादी का अनुभव पहली बार किया है।
और मुक्त हुआ है बंधन से, घोटन में जी रहा था बंगाल। तो ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि बंगाल भी जय श्री राम बोलेगा। और अब बड़ी दया आती है कि जो सारे विश्व पर राज करना चाहते थे वो लाल झंडे का क्या होगा इतने हंसिए पर। जी ठीक है, जयवंत सिंह पवई जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और इतनी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपने हमसे की और हमारे दर्शकों तक ये पूरी बातचीत पहुंची होगी निश्चित तौर पर। इस पूरी बातचीत के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और वो बहुत तमाम बहुत दर्शक जो बहुत हमारे साथ धन्यवाद। इस बातचीत में जुड़े हुए थे मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।